नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं आपको कहानी छुक छुक सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है छवि का जन्म और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भाग को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भाग को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। कहानी छुक छुक भाग दूसरा, नाम छवि का जन्म। छवि के जीवन में परेशानियां उसके जन्म से काफी पहले तय हो चुकी थी। भाग्य विधाता ने छवि के जीवन में आने वाले कष्टों की योजनाओं की तैयारी उसके जन्म लेने के बहुत पहले शुरू कर दी थी। छवि के माता पिता की शादी के बाद उन्हें एक के बाद एक 3 लड़कियां हुई। तीनों का नाम क्रमश कोमल, सोनिया और खुशी रखा। जैसा कि सामाजिक मानसिकता है कि केवल और केवल लड़का ही खानदान के वंश को आगे बढ़ाता है। छवि के परिवार वाले, खासकर उसकी दादी भी इसी मानसिकता की गुलाम थी। उसके अनुसार खानदान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार में एक लड़के का जन्म होना ही चाहिए। जब छवि की मां यानी कामना भारद्वाज चौथी बार गर्भवती हुई, तो उसकी सास यानी छवि की दादी ने उससे कहा, देख री बहू, इस बार तेरे पेट से मुझे बेटा ही चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन माँ जी, यह सब मेरे बस में थोड़ा ना है। लड़का होना या लड़की होना, यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। यह सब मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ जी, लेकिन मेरे आगे अपनी ज़बान मत चला। वह दोनों सास बहू इसी बात तो लेकर बहसबाजी कर ही रहे थे कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन आ गई। उसका नाम निर्मला देवी था। वह दादी की उम्र की थी, जिस वजह से उसकी दादी के साथ ज्यादा सांठ गांठ रहती थी। निर्मला देवी की फितरत उन औरतों जैसी थी। सारा दिन मोहल्ले में इधर उधर मोहल्ले में घूमती रहती और किसके घर में क्या हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखती। क्या बातें हो रही हैं तुम सास बहू में? आओ निर्मला, आओ बैठो। बैठ तो मैं जाऊंगी, लेकिन यह तो बताओ कि तुम सास बहू झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं निर्मला बहन, यह कर्मजली चौथी बार पेट से है। यह तो फिर खुशी की बात है, इसमें यूं झगड़ा करने वाली क्या बात है? मैंने कहाँ झगड़ा किया बहन, मैंने तो बस इतना कहा है कि इस बार लड़का ही होना चाहिए। देखो ना, इससे पहले तीन लड़कियों की लाइन तो इसने पहले ही लगा दी है, अब चौथी बार भी यह लड़की होने की बात कर रही है। मैंने ऐसा कब कहा माँ जी? मैंने तो बस यह कहा कि यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। कामना ने कहा, तू बीच में मत बोल, जा यहाँ से और रसोई में कुछ काम काज कर। कामना की सास ने उसे डांटते हुए कहा, शकुंतला बहन तू गुस्सा मत कर, तू मुझे अपनी बहन मानती है ना, तो इस बार मेरा कहा मान, मुझसे लिखवा ले। मेरे कहे पर अगर तू चलेगी तो इस बार तेरी गोद में तेरा पोता ही खेलेगा। बहन, इससे पहले मैंने तेरा कहना कभी टाला है। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। तू बस किसी तरह से मुझे पोते का मुंह दिखा दे, मैं तेरा यह एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। बहू तो पागल है, यह मेरी बात को समझती नहीं। अरे जब बेटा होगा तभी तो खानदान का वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन इसने तो मेरे सामने तीन लड़कियों की लाइन लगा दी। बहन तू चिंता मत कर, इस बार तू देखना, बहू के लड़का ही होगा। अगर बाबा जी ने चाहा तो इस बार तेरी गोद में तेरा पोता ही खेलेगा। यह बाबा जी कौन है जिसके बारे में तू बात कर रही है? बहन, क्या तुम बाबा जी के बारे में नहीं जानती? बाबा विभूति जी स्वयंभू महाराज जी का आश्रम मेरे मायके के गांव के पास में है। वहाँ की मान्यता है कि जो भी वहाँ श्रद्धा से माथा टेकता है और पुत्र की मन्नत मांगता है, उसके 100% पुत्र ही होता है। मेरी मानो तो तुम भी बहू और बेटे के साथ जाकर एक बार मन्नत मांग लो। बहन मैं तो तैयार हूँ, तुम जब कहो तभी चलते हैं। पता करो कि वहाँ बाबा जी कब विराजमान होते हैं।
बाबा जी का कोई पता ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उनके देश विदेश में कई अनगिनत आश्रम हैं। आज यहाँ तो पलक झपकते ही कल किसी और जगह होते हैं। वह कैसे? उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल वह अपने निजी आने जाने के लिए करते हैं। खैर वह सब छोड़ो, तुम बस वहाँ जाने की तैयारी करो। तुम देखना उनके दिए प्रसाद के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा पोता खेलेगा। एक तरफ जहाँ निर्मला देवी अपने बाबा जी का गुणगान कर रही थी और उनके अमीरी और ऐशो आराम के बारे में व्याख्या कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ छवि की दादी अपने होने वाले पोते के बारे सपने तक लेने लगी थी। कुछ दिनों के बाद छवि की दादी और उसके माता पिता उनकी पड़ोसन निर्मला देवी के साथ उस बाबा के आश्रम में माथा टेकने जाते हैं। वहां से प्रसाद वगैरह लेने के बाद दादी अपनी गोद में पोते के खेलने के सपने लेने लगती है। चूँकि उनकी पड़ोसन निर्मला देवी ने दादी को विश्वास दिला दिया था कि इस बार बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी बहू को लड़का ही होगा, जिस वजह से दादी बहुत खुश थी। समय बीतता गया। छवि की माँ यानी कामना अपने गर्भावस्था के 5वें महीने में पहुँच गई। दादी को लड़के के होने का पूरा विश्वास था, जिससे वह बातों बातों में कई बार अपने परिवार वालों को बता चुकी थी। एक दिन उनके घर दादी की भाभी यानी छवि के पिता की मामी आई। उनका नाम कमला था और वह पेशे से एक सरकारी नर्स थी। मामी से कुछ देर बातें वगैरह करने के बाद दादी ने उन्हें अपनी बहू के गर्भवती होने के बारे में बताया। बेटी, यह तो बहुत खुशी की बात, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मामी ने छवि की माँ को कहा। कमला, अब देखना मेरी गोद में जल्द ही मेरा पोता खेलेगा, मेरा सपना पूरा होगा। पर दीदी, यह तुम कैसे कह सकती हो कि इस बार पोता ही होगा? मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है, इस बार उनके आशीर्वाद से पोता ही होगा। कौन से बाबा जी? इसके बाद दादी मामी के सामने उस बाबा का गुणगान करने लगी और अपने बाबा जी के पास माथा टेकने के बारे में बताने लगी। दीदी, मैं ऐसी बातों को नहीं मानती। अगर इन बाबा जैसे लोगों के मात्र आशीर्वाद देने से लड़के पैदा होने लगे तो आज डॉक्टरों या दवाइयों की क्या जरूरत? मेरी मानो अपनी बहू को एक बार चेक करवा लो। आप ऐसा करो, इसे मेरे पास अस्पताल में ले आना, मैं खुद इसे चेक करूंगी। लड़का है या लड़की इसका पता चेक करने के बाद लग ही जाएगा। यह भी ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि कल ही इसे लेकर तुम्हारे पास आती हूँ। अगले दिन वह दोनों सास बहू अस्पताल में जाते हैं और उसकी मामी कामना का डॉक्टरी मुआयना करती है। डॉक्टरी मुआयने के पहले चरण में मामी कामना के लड़की के होने की पुष्टि करती है, जिससे दादी घबरा जाती है और वह मामी को कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है, मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है, इस लड़की नहीं बल्कि लड़का ही है, तुम झूठ बोलती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदी, यह झूठ नहीं बल्कि सच है। कामना का डॉक्टरी मुआयना मैंने खुद अपने हाथों से किया है। कामना के गर्भ में लड़के के होने के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ बड़े अस्पताल चलो, वहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी हैं, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि कामना के गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की। चलो ठीक है, हम कल ही बड़े अस्पताल में चलते हैं। अगले दिन वह तीनों बड़े अस्पताल में डॉक्टरी मुआयना के लिए जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर कामना की स्कैनिंग करते हैं और उसके गर्भ में लड़की होने की पुष्टि कर देते हैं। दादी को जब इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कामना को ही इसके लिए दोषी मानने लगी। एकाएक उसने वहाँ खड़े डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, हमें यह बच्ची नहीं चाहिए, आप इस मनहूस का गर्भपात कर दो। आप कौन हैं? डॉक्टर ने कहा, मैं इसकी सास हूँ, यह मेरी बहू है, मेरा यह फैसला है कि इसका गर्भपात कर दो। आप होती कौन है ऐसे बात करने वाली? आपको पता है आप क्या बोल रही हैं और किससे बोल रही हैं? डॉक्टर ने कुछ गुस्से से कहा, आप जो भी हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा कर दो, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। दादी ने कुछ बदतमीजी से डॉक्टर को कहा।
आपको पता है आप क्या कह रही हैं? गर्भपात करना कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही अधिक कष्टप्रद प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान माँ को तो तकलीफ होती ही है, लेकिन उस बच्चे की तकलीफ का क्या जिसकी धड़कनें चल रही होती हैं, जिसकी सांसें चल रही होती हैं। वो बच्चा जो अभी माँ की कोख में पल रहा है, इस दुनिया में आया भी नहीं है, उस मासूम से बच्चे की कोख में ही निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के दौरान उस बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोच बैठते हैं कि माँ की गर्भ में बच्चे के आने के कुछ हफ्तों के बाद ही बच्चे की धड़कन विकसित होती है, लेकिन हर किसी की ये सोच पूरी तरह गलत है। सच्चाई तो ये है कि गर्भ में बच्चे के आने के साथ ही बच्चे की धड़कन सबसे पहले विकसित होती है, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में खून बनता है और पूरे शरीर में चलने लगता है। गर्भपात के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ क्या होता है, मैंने इससे पहले खुद अनेकों गर्भपात किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपनी बीवी के साथ ऐसा घिनौना काम करना पड़ेगा। बेटे की चाहत में मैंने अपनी ही बीवी के पेट में पल रहे बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया था। हाँ, मैंने अपने बच्चे को मारा था। उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि पिछली जुलाई की बात है, जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को कोख में पल रहा बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो अपनी मां के दबाव में आकर मैंने इसे मारने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने उसे मारने के बाद उसकी छोटी सी लाश को देखा तो वह लड़की नहीं बल्कि लड़का था। मेरी वजह से 14 हफ्तों और 6 दिन का मेरा मासूम सा वो बेटा मौत के मुंह में समा गया था। उसके शरीर में छोटी छोटी नसें मेरे बच्चे की पतली सी स्किन के जरिए आसानी से दिख रहे थे। उसके पैरों के अंगूठे और उंगलियां भी बन गए थे। इतना ही नहीं, मेरे इस प्यारे से बच्चे की मांसपेशियां भी दिख रही थी। मेरी पत्नी की गर्भावस्था की उस अवधि के दौरान वो न सिर्फ एक कोशिकाओं का समूह या फिर मांस का टुकड़ा मात्र था, बल्कि मेरे बच्चे का पूरा शरीर इंसान जैसा दिखने लग गया था। वो बहुत ही स्वस्थ और खूबसूरत बच्चा था जिसे ईश्वर ने बनाया तो था इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन वो मेरी वजह से इस दुनिया में आ नहीं पाया। लेकिन मुझे यह सब नहीं पता। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, यही मेरा अंतिम फैसला है। दादी ने कुछ गुस्से से कहा। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। बात को बिगड़ता देखकर मामी ने तुरंत डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इन्हें कुछ नहीं पता। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इन्हें माफ कर दो। ठीक है, लेकिन यह बात जान लो, गर्भपात के बारे में अगर सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद वह सब वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर दादी मामी से कहती है, देख कमला, कुछ भी हो मुझे पोता ही चाहिए। तू कुछ भी करके इसका गर्भपात करवा दे। मुझे इस मनहूस से दोबारा लड़की नहीं चाहिए। दीदी आप चिंता ना करें, कल इसे आप मेरे पास मेरे अस्पताल में भेज देना। मैं देख लगी। और हाँ, अकेले में भेजना। ठीक है, मैं कल इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। ध्यान रहे कि बच्चा पैदा ना हो पाए। आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी। इतना कहने के बाद मामी वहाँ से चली जाती है। मामी के जाने के बाद दादी कामना को कुछ कहती है, सुन, कल याद से तुम मामी के पास उसके अस्पताल में चली जाना और इस बला से अपना और हमारा पीछा छुड़ा कर ही घर वापस आना। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? बोल लेकिन क्या? अब अगर इसके आगे कुछ बोला तो तेरे साथ तेरी इन तीनों मनहूसों को भी घर से निकाल दूंगी, समझ गई? अब ज्यादा लेकिन वेकिन मत करना। छवि की माँ मन महसूस कर रह जाती है और अगले दिन अकेली ही मामी के पास उसके अस्पताल में पहुंच जाती है। आओ कामना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो मेरे पास। फिर क्या सोचा है? मामी ने कामना को अपने पास बैठाते हुए कहा। किस बारे में? यही जो तुम्हारी सास ने कल कहा था। मैं क्या कहूँ और फिर मैं कह भी क्या सकती हूँ? क्यों तुम क्यों नहीं कह सकती? तुम होने वाले बच्चे की माँ हो। बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। अंतिम फैसला तो तुम्हें करना है ना। मैं क्या फैसला करूँ?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो जैसे एक जिंदा लाश सी बन गई हूँ। हरीश का इस बारे में क्या कहना है? सच कहूँ तो वह मेरे इस गर्भपात के खिलाफ है, लेकिन वह चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे। लेकिन क्यों? आप माँ को तो जानती ही हैं, उनके फैसले के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है। तुम्हारी बात तो सही है कि कोई उनके फैसले का विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन वह जो करने को कह रही है उसे किया भी तो नहीं जा सकता। फिर क्या किया जाए? कामना, मैं तो तुम्हारे इस गर्भपात के खिलाफ हूँ। मैं तो इस पाप को नहीं कर सकती। तो फिर माँ जी के सामने यह सब क्यों कहा और मुझे अपने पास किस लिए बुलाया? यह सब मैंने तुम्हारा फैसला जानने के लिए किया। मैं यह देखना चाहती थी कि क्या सच में तुम भी अपनी सास की तरह यह पाप करना चाहती थी। तो हमें उस डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों कहा था? वह इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि वह तुम्हारे साथ यह पाप होने नहीं देगा। कुछ देर तक दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर मामी कामना को कहती है, कामना बेटी, मैं पेशे से एक नर्स हूँ। मैंने अपने जीवन काल में कई गर्भपात किए हैं, लेकिन एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसने मुझे मेरे पापी होने का एहसास कराया था। कैसा केस? कुछ साल पहले एक लड़की मेरे पास गर्भपात के लिए आई थी। वह शादीशुदा थी। क्या कहा आपने? वह शादीशुदा थी लेकिन फिर भी गर्भपात क्यों? पता नहीं। वह अपने आप को आज के जमाने की औरत समझती थी। वह नौकरी करके कुछ बनना चाहती थी जिसके लिए वह बच्चा नहीं चाहती थी। मुझे याद है, उस लड़की के मिलने के कुछ महीनों के बाद एक बार मैंने रात की शिफ्ट में काम करते हुए मेरी नजर नर्सरी के बाहर रखे एक पालने पर पड़ी। उसमें एक बच्ची रो रही थी, पूरी तरह विकसित बच्ची, अकेली पड़ी रो रही थी। वो बच्ची बाकी बच्चों से अलग थी। लग रहा था कि जैसे वो बच्ची झुलस गई हो। वो बच्ची सैलाइन गर्भपात से हुई बच्ची थी, उसी लड़की की बच्ची थी। सैलाइन गर्भपात? यह क्या होता है? सैलाइन गर्भपात में गर्भ में इंजेक्शन की मदद से एक लिक्विड डाला जाता है जो बच्चे को मारता है। इस प्रक्रिया में बच्चे के फेफड़े और खाल जल जाती है और वो मर जाता है और माँ एक मृत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आधा जला बच्चा जिंदा रह जाता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पालने में पड़ी वो बच्ची ऐसी लग रही थी कि उस पर किसी ने खौलता हुआ पानी फेंक दिया हो। उस बच्ची के पास कोई मरीज, कोई डॉक्टर, कोई नर्स नहीं थी। उसकी माँ भी नहीं थी और बच्ची अकेले तिल तिल कर मर रही थी, तड़प रही थी। उस दिन मुझे अपने काम पर ही शर्म आ रही थी। मैंने अपनी ही एक साथी से पूछा कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाता है, तो सच्चाई सुनकर मुझे धक्का सा लगा। क्या किया जाता है? तुम सुन नहीं पाओगी। मैं जानना चाहती हूँ। ऐसी बात है तो सुनो। ऐसे बच्चों को या तो यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वो जितनी बार सांस ले उतनी बार दर्द से मर जाएं, या फिर एक बर्तन में रखकर ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि बच्चे का दम घुट जाए और उसकी मौत जल्दी हो जाए। सैलाइन गर्भपात अब नहीं किए जाते, लेकिन जो भी होते हैं उनमें भी बच्चों के साथ ऐसी ही हैवानियत होती है। किसी महिला के लिए ये उसके जीवन में शायद एक ही बार होगा, लेकिन मेरे जैसी एक नर्स के लिए ये कई बार होता है। कई बार ऐसा मार्मिक दृश्य देखने को मिलता है जिससे रूह कांप जाए। अगर गर्भपात देर से कराया गया है तो नर्स उस बच्चे को सांस लेता हुआ, हाथ पैर हिलाता हुआ देखती है। ये बहुत ही मार्मिक होता है। उस दिन के बाद मैंने यह पाप करना छोड़ दिया है और वैसे अब ऐसा करना गैर कानूनी हो गया है। जो भी ऐसा करता है उसके बकायदा कठोर सजा का प्रावधान है। मामी, आपने जो कुछ अभी बताया है उसे सुनकर तो मेरी रूह तक कांप उठी है। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि गर्भपात करना कितना भयानक होता है। मैंने तो यह फैसला किया है कि मैं यह पाप कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। तो तुम अपना यह फैसला अपनी सास तो सुना पाओगी। यही तो समस्या है। मैं क्या करूं? अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए।
मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी सारी समस्या का हल हो सकता है, जिससे तुम बच्चे को भी जन्म दे पाओगी और तुम्हारी सास इसका विरोध भी नहीं कर पाएगी। आपके कहने का मतलब है कि वह मेरे गर्भपात ना करने के लिए राजी हो जाएगी। वह कैसे? तुम बस चुप रहना और देखते रहना कि होता क्या है। इसके बाद मामी कामना के साथ उसके घर चली आती है। उनके घर आते ही कामना की सास मामी से धीरे ये पूछती है, कमला, काम हो गया क्या? समझो लगभग हो गया। लगभग हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या गर्भपात नहीं हुआ क्या? दीदी समझो हो गया। तुम पहेलियां मत बूझाओ और साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। दीदी, कामना का गर्भपात साधारण तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि यह गैर कानूनी था, और फिर कल तुमने जो डॉक्टर के पास तमाशा खड़ा किया था उसकी वजह से हम उस डॉक्टर और पुलिस की नजरों में आ गए थे। अगर कहीं उन्हें हम पर जरा सा भी शक होता कि हमने गर्भपात जैसी किसी घटना को अंजाम दिया है तो हम सब जेल में जा सकते हैं। मामी की बात सुनकर दादी डर जाती है और वह डरते हुए मामी से कहती है, हाय राम, कमला तुम ऐसा वैसा कुछ ना करना जिससे कि मुझे जेल जाना पड़े। मैं तो इस उम्र में अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती। लेकिन दीदी, आपके लेकिन का इलाज मैंने कर दिया है। वह कैसे? मैंने इसे बताए बगैर एक ऐसी दवा दी है जिससे कि इसका बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। बस आपसे एक विनती है, इसे इस बात का शक मत होने देना कि मैंने इसे बच्चे को मारने वाली कोई दवाई खिला दी है। तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, मैं उसे शक नहीं होने दूंगी। मामी ने दादी को झूठा विश्वास दिला दिया था कि उसने कामना को बच्चा मारने वाली दवाई खिला दी है, परंतु असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक तरफ कामना अपनी गर्भावस्था के दौर से गुजर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दादी मरे हुए बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रही थी। समय बीतता गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब कामना बच्चे के जन्म के लिए अस्पताल में भर्ती हो गई। कामना का पति और उसकी मामी उसके साथ थी, लेकिन दादी घर पर ही थी क्योंकि वह शायद कुछ डर गई थी, चूंकि उसे विश्वास था कि कामना मरे हुए बच्चे को ही जन्म देगी। इसलिए वह अस्पताल जाने से कुछ डर रही थी। वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ समय के बाद कामना एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बच्ची बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी। उसका रंग गोरा और सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें थी। वह दिखने में एकदम परी जैसी थी। कामना ने अभी तक अपनी नवजात बच्ची को नहीं देखा था। वह बेहोश थी। बच्ची मामी के पास थी। कुछ समय के बाद जब कामना को कुछ होश आया तो मामी ने बच्ची को कामना को पकड़ाते हुए कहा, यह ले संभाल अपनी परी को। कामना ने अपनी बच्ची को पकड़ा और बच्ची अपनी माँ यानी कामना तो देखकर मुस्कुराने लगी। कामना ने उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। यह बहुत भी भावनात्मक पल था। कुछ समय बाद मामी ने कामना को संभाला और कामना से कहा, बस करो कामना, रो मत, इससे तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मुझसे यह पाप होने वाला था, लेकिन आपने यह पाप होने से बचा लिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। बस कर पगली, यह तो मेरा फर्ज था। और फिर धन्यवाद कैसा, तू मेरी बेटी ही तो है। मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा। तू तो मेरी बेटी है। और फिर माँ बेटी में धन्यवाद कैसा? मामी, यह सब तो ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में माँ को कौन बताएगा? जब माँ को पता चलेगा कि चौथी बार भी बेटी हुई है और वह जिंदा है, मरी नहीं, तो क्या होगा? तुम इस बात की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी सास को मैं संभाल लूंगी। कामना और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन कामना की खुशी के साथ साथ थोड़ा डर भी था। वह डर रही थी क्योंकि उसने इस बार भी लड़की को ही जन्म दिया था। कुछ समय के बाद मामी तो दादी का फोन आया। दादी का फोन आते ही सभी सांस में खड़े हो गए क्योंकि सभी डर रहे थे कि दादी को कैसे बताया जाए कि इस बार भी कामना ने लड़की को जन्म दिया है। फिर मामी ने फोन उठाया और उसने कहा, कमला, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं। दीदी, बधाई हो, लक्ष्मी आई है, मामी ने कहा।
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब यह कि कामना ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन तुम तो कुछ और ही कहती थी, दादी ने निराशा और उदासी भरे लहजे से कहा। दीदी, मैं फोन पर तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती, घर आकर आपसे इस बारे में बात करूंगी। बेटी पैदा होने की बात सुनकर दादी को बहुत बड़ा झटका लगा। यह झटका दादी को सदियों से चली आ रही मानसिक सोच की वजह से लगा। वह सोच जिसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ बेटा ही घर का चिराग होता है, वही वंश को आगे बढ़ाता है और लड़कियां पराया धन होती है, वगैरह वगैरह। दादी को पहले लड़का पैदा होने का पूरा विश्वास था, लेकिन जब मामी ने डॉक्टरी जांच की तो उसमें लड़की पाया, जिससे दादी काफी निराश हुई और कामना का गर्भपात करने जैसे घिनौने काम को करना चाहती थी। लेकिन मामी ने ऐसा होने नहीं दिया और दादी को यह विश्वास दिलाया कि उसने कामना को एक ऐसी दवाई खिला दी है जिससे कि बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। दादी मरे हुए बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कामना ने मरे हुए बच्चे तो नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है तो वह काफी निराश हो जाती है। उसको मानसिक तौर पर काफी झटका सा लगता है। कामना को अस्पताल से 1-2 दिन बाद छुट्टी मिलनी थी। उसके पास उसकी बड़ी बेटी कोमल और तीसरे नंबर वाली बेटी खुशी थी। कामना की दूसरे नंबर वाली लड़की सोनिया उसके पास नहीं थी, क्योंकि वह दादी की तरफदारी ज्यादा करती थी, जिस वजह से वह ज्यादातर दादी के पास ही रहती थी और दादी के कहे अनुसार ही चलती थी। कामना की नवजात बच्ची कोमल और खुशी के पास थी और वह उससे खेल रही थी। माँ, हम इसका नाम क्या रखें? अचानक से कोमल ने अपनी माँ कामना से पूछा, लेकिन कामना का ध्यान दादी की तरफ था। वह यह सोच रही थी कि जब कल के वह अपने घर जाएगी तो दादी उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, जिस वजह से कामना ने कोमल के पूछे सवाल को नजरअंदाज कर दिया। कोमल ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया, बेटी, जो रखना है रख ले, मुझे तंग मत कर। मैं बताऊं? एकाएक खुशी बोल पड़ती है। हाँ बोल छोटी, कोमल कहती है। मैं अब छोटी थोड़ी ना हूँ, छोटी तो अब यह है, अब तो मैं इसकी बड़ी दीदी हूँ। मैं तो थक गई थी आप दोनों को दीदी बोल बोल कर, अब तो मुझे भी दीदी कहने वाली आ गई। खुशी की बात सुनकर उसकी माँ कामना और बहन कोमल दोनों हंसने लगती हैं, जिससे माहौल कुछ खुशनुमा हो जाता है। कुछ समय के बाद कोमल खुशी से मजाकिया लहजे से कहती है, अच्छा दीदी जी, आप कुछ नाम रखना चाहते थे, बोलो क्या रखें इसका नाम? इसका नाम छवि रख दो। अरे यह कैसा नाम हुआ? क्योंकि मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है और वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसी है, उसका नाम छवि है। परंतु इससे क्या होता है, यह सुंदर थोड़ा ना है और परी जैसी तो बिल्कुल नहीं है, कोमल ने खुशी को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं जी, यह सुंदर है और परियों जैसी है, मैं तो इसे छवि ही कहूंगी। आपने जो नाम रखना है रख लो, लेकिन मैं तो इसे छवि ही कहूंगी। दोनों बहनें बहसबाजी कर ही रही थी कि इतने में डॉक्टर चेकअप करने के आ जाता है। डॉक्टर के आते ही खुशी उनसे कहते हैं, डॉक्टर अंकल, इससे पहले कि दीदी इसका कोई और नाम रखे, आप अपने रजिस्टर में इसका नाम छवि लिख दो। छवि? किसने रखा है यह नाम? डॉक्टर ने पूछा। मैंने रखा है, खुशी ने मासूमियत से कहा। बहुत सुंदर नाम है, यानी कि आपने अपनी बहन का नाम पहले से ही रख लिया था? हाँ जी अंकल, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, वह बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसी, उसका नाम छवि है और यह भी परियों जैसी सुंदर है, इसलिए मैंने इसका नाम छवि रखा है। यह सुनते ही डॉक्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इसी बीच कामना कहती है, ठीक है बाबा, हम आज से इसे छवि कहकर ही पुकारेंगे, आज से इसका नाम छवि ही होगा। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है आरोही और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।